स्टूडेंट्स 11th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा है 8वें चैप्टर का कोशिका। ठीक है, 8वें चैप्टर का पहला पार्ट जो है कोशिका क्या है, कितने प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब कोशिका के बारे में हम एक लाइन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कोशिका में है क्या क्या, कौन कौन से अंग हैं, किन किन भागों से मिलकर बनी है, और फिर प्रत्येक अंगों का हम डिटेल में वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका कितने भागों से मिलकर बनी हुई है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले भाग का नाम है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। और दूसरे अंग का नाम है, सेल वॉल के बाद दूसरे अंग का नाम है साइटोसोम। साइटोसोम सेल वॉल के अलावा जितना भी भाग है जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, जितने भी भाग आएंगे वो सब काय के अंतर्गत आएंगे, साइटोसोम के अंतर्गत आएंगे। अब जो साइटोसोम है इसके दो भाग हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पहला भाग, और दूसरा भाग है प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। अब ये जीवद्रव्य है, इसके भी दो भाग आएंगे। जीवद्रव्य के अंदर दो भाग कौन कौन से हैं ये याद रखना आपको। जीवद्रव्य के अंदर के दोनों भागों का नाम, एक है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इस साइड लिखेंगे साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है उसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा है। और दूसरे भाग का नाम याद रखना अपने को, केंद्रक या न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, अब जो कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर भी दो भाग है, एक तो जीवित भाग है और एक निर्जीव भाग है। एक जीवित भाग और एक निर्जीव भाग। जीवित भाग को पहले हम इधर लिखेंगे, जीवित भाग को बोले जाएंगे ट्रोफोप्लाज्म। जीवित भाग का नाम क्या है, ट्रोफोप्लाज्म। और जो निर्जीव भाग है उसको बोला जाएगा हाइलोप्लाज्म। अब निर्जीव भाग कौन कौन से हैं ये याद रखना हमको। 3 निर्जीव भाग में आएंगे। सबसे पहला निर्जीव भाग में संचयी पदार्थ या संचित पदार्थ, संचय या संचित पदार्थ, रिजर्व मटेरियल। अब संचित पदार्थ के अलावा इसके बाद दूसरा आता है स्त्रावी पदार्थ। दूसरा पदार्थ कौन सा, स्त्रावी पदार्थ। अब संचय पदार्थ में कौन कौन से संचित होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब संचयी पदार्थ है जो कि इसके अंदर संचित रहते हैं। और स्त्रावी पदार्थ जो स्त्रावी करने वाले सेक्रेटरी मटेरियल। और आखिरी है उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल। उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब ये उत्सर्जी पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, और नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ जिनके अंदर एल्केलाइट मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एल्केलाइट या जो क्षारीय प्रकृति के हैं वो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। और अनाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, अनाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। अनाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के अंदर रेजिन, टेनिन, गोंद, खनिज और लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, जो बेसन के पत्ते को या बेसन के लकड़ी को तोड़ते हैं तो उसमें से दूधिया पदार्थ जो निकलता है तो दूधिया पदार्थ को ही लेटेक्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया, एक तो जीवित पदार्थ, एक निर्जीव पदार्थ। जीवित पदार्थ को ट्रोफोप्लाज्म और निर्जीव पदार्थ को हाइलोप्लाज्म कहते हैं। अब ये निर्जीव पदार्थ कम मात्रा में, तो पहले इनको देखेंगे। जो संचित रहते हैं पादप के शरीर के अंदर उन्हें कहा जाता है संचित पदार्थ। नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या तेल की बूंद, ये सब संचित पदार्थ बनाएंगे। और दूसरा स्त्रावी पदार्थ जो स्त्रावित होते हैं अंदर से। अगला था उत्सर्जी पदार्थ, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं।
जिनमें नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एल्केलाइड बताया है और अनाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में टेनिन, रेजिन, गोंड, इसके अलावा खनिज और लेटेक्स पाया जाता है। अब जीवित पदार्थों की बात करें तो जीवित पदार्थ कौन कौन से हैं, इनमें याद रखना है जीवित पदार्थ। अब जीवित पदार्थों में आपको जितने भी कोशिकांग हैं उनके नाम याद रखना है। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लवक या प्लास्टिड, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके नाम से आप पहले से ही परिचित हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लेजिला, ये प्रमुख जीवित अंग हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले। इसके अलावा कुछ माइक्रो बॉडीज भी होती हैं, सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। सूक्ष्म रचना में कौन कौन होंगे, सूक्ष्म तंतु होंगे, सूक्ष्म नलिका होंगी, मतलब माइक्रो फाइबर्स होंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगी। इसके अलावा कोशिका का कंकाल, साइटोस्केलेटन, कोशिका का कंकाल किसके द्वारा बनता है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा और फाइबर्स के द्वारा। कोशिका में पाए जाने वाली छोटी छोटी नलिकाओं और छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से कंकाल बनेगा। इसके अलावा स्पोरोसोम और लोमोसोम नामक छोटी छोटी रचनाएं, और भी छोटी छोटी रचनाएं हैं, पैराक्सीसोम, ठीक है। ये सब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्या है, कोशिकांग है। तो ये केवल आपको याद रखने वाली चीजें कि कौन कौन क्या क्या है। जो कोशिका के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, पहले भाग का नाम है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, दूसरे भाग का नाम है साइटोसोम। कोशिका भित्ति के अलावा कोशिका का जो पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, साइटोसोम कहलाता है। अब साइटोसोम के अंदर दो प्रमुख भाग है, पहले भाग का नाम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर जो पतली लचीली पारदर्शी परत पाई जाती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और उसके अंदर जो द्रव होता है उसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांट दिया है, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस या केंद्रक। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, उसके अंदर भी दो रचना है, जीवित रचना और अजीवित रचना है। अजीवित रचना को हाइलोप्लाज्म कहा, जीवित रचना को ट्रोफोप्लाज्म कहा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लें ट्रोफोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका में पाई जाने वाली जीवित रचनाओं को ट्रोफोप्लाज्म कहा जाता है। या हाइलोप्लाज्म क्या है, कोशिका में पाई जाने वाली अजीवित रचना क्या कहलाती है, हाइलोप्लाज्म कहलाती है। उसके अलावा साइटोसोम किसे कहते हैं, तो कोशिका भित्ति के अलावा कोशिका की संपूर्ण भाग को साइटोसोम कहा जाता है। अब ये निर्जीव पदार्थ हो गए, सजीव पदार्थ हो गए। सजीव पदार्थ में सजीव अंग कौन कौन से वो बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, लवक, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। और मेन ये 7-8 अंग हैं जिनके बारे में उनको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अलावा अगला कौन बचा है, केंद्रक। इस केंद्रक के भी भाग है, एक केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला भाग, केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को केंद्रक झिल्ली। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर बड़ा हुआ द्रव। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला छोटा केंद्रक, मतलब केंद्रक का केंद्रक कौन, केंद्रिका। और इसके अलावा अनुवांशिक पदार्थ, मतलब क्या, क्रोमेटिन के धागे, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये 4 अंग हैं किसके, न्यूक्लियस के। अब एक एक करके हम सारे कोशिकांगों को डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका की पहचान है। पादपों की कोशिका में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख कोशिकांग है कौन, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो है 4 भागों से मिलकर बनी हुई है। चारों भागों के नाम याद रखना। पहले भाग का नाम है
मध्य पट या मध्य पटलिका, ठीक है, मिडिल लेमिला। दूसरे भाग का नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। तीसरे भाग का नाम है द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। और आखिरी भाग का नाम है तृतीयक कोशिका भित्ति या टर्शरी सेल वॉल, ठीक है। अब जो है इस सेल वॉल के बारे में सबसे पहले खोज किसने की, यह आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज करी थी। सेल वॉल किस प्रकार की रचना है, ध्यान रखना, इस टाइप की रचना है सेल वॉल। कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल के चारों ओर सेल वॉल के मुख्य 4 अंग हैं। पहले अंग का नाम बताया मैंने मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या है, 2 सेल के बीच में पाए जाने वाला ये सीमेंटेड आवरण जो 2 सेल को आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका, ठीक है। उसके बाद ये है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। फिर 1, 2 और 3 ये तीनों जो है S1, S2, S3, ठीक है, अंदर की तरफ इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसे इधर भी 1, 2 और 3 सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और तृतीयक कोशिका भित्ति जो है टर्शरी सेल वॉल जो है रेयर है, दुर्लभ है, बहुत कम पादपों की कोशिका में पाई जाती है। तो पहले खोज की बात करें तो खोज किसने बताई है, रॉबर्ट हुक ने। फिर इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कहां से होती है। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जो है फ्रेगमोप्लास्ट से होती है। अब फ्रेगमोप्लास्ट है क्या, याद रखना आपको कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी वैक्यूल जो होती है वो प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो टुकड़े और गोल्जी वैक्यूल, गोल्जी बॉडी का एक भाग है जिसका नाम है गोल्जी वैक्यूल। तो गोल्जी वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े ये दोनों मिलकर के फ्रेगमोप्लास्ट नामक रचना का निर्माण करता है। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है सेल प्लेट का निर्माण करती है और सेल प्लेट से मिडिल लेमिला का निर्माण होता है, मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो उत्पत्ति के बारे में बताया कि उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट से बनी सेल प्लेट और सेल प्लेट से बनी मिडिल लेमिला, ठीक है। पहले खोज हो गई, फिर उत्पत्ति हो गई। अब आता है इसका संगठन। कौन से पदार्थ की बनी होती है सेल वॉल, किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, मुख्य रूप से किसकी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। इसके अलावा इसमें पेक्टिन पदार्थ, पेक्टिन, सुबेरिन और इसके अलावा म्यूसिलेज या श्लेष्मा, लिग्निन, इन सब पदार्थों की बनी होती कौन, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की खोज बता दी, फिर उत्पत्ति बता दी, फिर संगठन बता दिए। अब कोशिका की संरचना अगर बताएं हम तो एक कोशिका की संरचना में सबसे पहले आता है मिडिल लेमिला, ठीक है। इस मिडिल लेमिला का काम क्या है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ देना। ये सीमेंटेड आवरण है मिडिल लेमिला। पहले हम मध्य पटलिका के बारे में देखते हैं। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला कैसा आवरण है, सीमेंटेड आवरण है जो कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मुख्य रूप से सीमेंटेड होती है। सीमेंटेड है तो सीमेंट का काम क्या है, जोड़ना। किसको जोड़ेगी यहाँ पर, ये 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है बीच वाली स्तर जिसको बोलते हैं मिडिल लेमिला।
तो ये मिडिल लेमेला है, इस मिडिल लेमेला से अनेक कोशिकाएं क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं यहां पर। ठीक है, अब मिडिल लेमेला के बाद दोनों तरफ एक एक क्या पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पर कौन आएगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल। इस मिडिल लेमेला के दोनों तरफ पतली, लचीली और पारदर्शी, प्रत्यास्थ, पतली मतलब कि अपेक्षाकृत थिन, किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी सेल वॉल की अपेक्षा पतली, लचीली जिसमें लोच हो, इलास्टिक का गुण हो, और प्रत्यास्थ वही इलास्टिक का गुण जो पतली हो, लचीली हो, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, जो किसकी तरफ, मिडिल लेमेला के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाई जाती है। बड़ी काय की कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल अपने आप में 3 स्तरों की बनी होती है। ठीक है, अंदर की तरफ है ना, इसको बोलेंगे इनर, इसको बोलते हैं मिडिल और इसको बोलते हैं आउटर, या यूं कहते हैं कि इसको इनर, इसको आउटर, इसको मिडिल। 3 स्तरों की बनी होती है, इसलिए इसको S1, S2, S3 का नाम दिया हुआ है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है 3 स्तरों की बनी होती है, अपेक्षाकृत किससे, इस प्राइमरी सेल वॉल से मोटी होती है, अप्रत्यास्थ होती है और कठोर होती है। कठोर मतलब कैसी, बृहद कोशिकाओं की बनी होती है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था इसे बताने को कि जो मिडिल लेमेला है, इस मिडिल लेमेला के कारण ही जो कोशिका भित्ति में कठोरता आती है, और मिडिल लेमेला यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं कि कच्चे फल जो है वो कठोर या कड़क होते हैं, क्यों? तो कच्चे फल कठोर या कड़क किसके कारण होते हैं, इस मिडिल लेमेला के कारण, क्योंकि मिडिल लेमेला जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है, और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के कारण कठोरता और मजबूती आती है। तो मिडिल लेमेला के कारण ही कच्चे फल कठोर होते हैं। अब ये बोलेंगे कि पकने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि पके हुए फल जो है नरम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब फल पकते हैं तो पकने के समय ये मिडिल लेमेला क्या होती है, गल करके समाप्त हो जाती है। अब जब ये गल करके समाप्त हो जाती है तो कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी हुई थी, इसके कारण वो कोशिका एक दूसरे से पृथक हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, तो नरम पड़ जाती है, और उनके नरम पड़ने से फल भी क्या हो जाता है, नरम मुलायम महसूस होता है। तो याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं कि कच्चे फल कठोर होते हैं क्यों, तो किसके कारण, मिडिल लेमेला के कारण। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद आता है हमारी टर्शियरी सेल वॉल। ये बहुत रेयर है, बहुत कम पादपों में पाई जाती है, मुख्य रूप से अनावृत बीजी पादप। कौन से पादप, अनावृत बीजी पादप की जो जाइलम ट्रैकिड है, जाइलम के 4 भाग है, जाइलम, बेसल, ट्रैकिड, पेरेन्काइमा, फाइबर। तो जाइलम की जो ट्रैकिड है, उस ट्रैकिड की कोशिका में पाई जाती है कौन सी, टर्शियरी, आखिरी वाली, ये टर्शियरी सेल वॉल। रेयर है, बहुत कम पादपों में पाई जाती है, मुख्य रूप से अनावृत बीजी पादपों की जाइलम की ट्रैकिड्स की कोशिका भित्ति में पाई जाती है टर्शियरी वॉल। अब इस कोशिका भित्ति के बारे में हमने देख लिया कि खोज किसने करी है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका संगठन क्या है, और संरचना में बता दिया आपको कि ये मिडिल लेमेला है। फिर इससे प्राथमिक सेल वॉल बनी है, प्राथमिक के बाद इसके अंदर कौन सी, द्वितीयक सेल वॉल बनती है, जो कि कितने स्तर की, 3 स्तरों की बनी होती है, मोटी होती है, और फिर उसके बाद अंदर आती है तृतीयक, जो कि रेयर है। ठीक है, कार्य के बारे में बात करेंगे, कोशिका भित्ति के काम क्या है, तो कार्य में सबसे पहला काम है, अच्छा और एक और चीज समझ लेना कि दोनों कोशिकाओं के बीच में ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पर एक गर्त या पिट नुमा रचना पाई जाती है, पिट या गर्त पाई जाती है। ठीक है, इस गर्त के कारण ही इस कोशिका से इस कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, और ये गर्त हमेशा जोड़े में रहती है और पैरेलल रहती है, आमने सामने। 2 कोशिकाओं में, इस कोशिका में यहाँ है तो इस कोशिका के ठीक सामने होगी, ताकि इसके पदार्थ आसानी से इसमें और इसके पदार्थ आसानी से इसमें चले जाए। इस गर्त में प्लाज्मोडेस्माटा नामक एक अंग पाया जाता है, जो 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहां से एक तंतुनुमा रचना निकली और इसमें जाकर के ऐसी चौड़ी होकर के लग गई। तो जैसे हम कांच के अंदर बटन लगाते हैं तो बटन अंदर जाके फिट हो जाती है, इसी प्रकार ये प्लाज्मोडेस्माटा और एक और रचना है डेस्मोसोम्स,
जो कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो स्पिट या गर्त में ही पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ ले दो कोशिकाओं को जोड़ने वाले अंगों का नाम प्लाज्मोडेस्माटा या डेस्मोसोम्स भी कह सकते हैं। तो खोज हो गई, उत्पत्ति हो गई, संगठन हो गई, संरचना हो गई। अब कार्य, कोशिका भित्ति का काम क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य काम है सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा करना? कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम है इसका एक निश्चित आकार डिसाइड करना, मतलब निश्चित आकार बनाए रखना भी इसका काम है। ठीक है। तीसरा काम है इसमें कोशिका भित्ति में अगर गर्त है, पिट है, तो जिसके माध्यम से पदार्थों का क्या होता है? आवागमन, मतलब पदार्थों के स्थानांतरण में या आवागमन में मदद करना। ठीक है। उसके अलावा क्या है? दो कोशिकाओं को आपस में बांधे रखना या जोड़े रखना। ठीक है। और दो कोशिकाओं को आपस में बांधे रखेगी तो पूरी कोशिका का क्या बन जाएगा? एक कंकाल, एक तंत्र बन जाएगा। कोशिका मिलकर के ऊतक बना लेगी। तो अभी हुआ है हमारा कौन सा भाग? सेल वॉल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला सेल मेम्ब्रेन, कोशिका।